नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 77 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर शुड पोलियो वैक्सीन बी प्रिजर्व? पोलियो के टीके को कितने तापमान पर संरक्षित रखना चाहिए? ए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, बी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, सी -2 से -8 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। पोलियो वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच मीन्स 36 फ़ारेनहाइट से 46 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान पर रखना चाहिए। इसे बर्फ से ढके रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर या वैक्सीन वाहक में रखा जा सकता है। अगर वैक्सीन को इस तापमान पर नहीं रखा जाता तो इसकी क्षमता खत्म हो सकती है। इसलिए वैक्सीन को एक प्रॉपरली प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि नहीं करेंगे तो इसकी जो भी क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली मेंबर स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स द नीड्स फॉर फर्दर एजुकेशन रिगार्डिंग द केयर ऑफ अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद अ स्ट्रोक? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। परिवार के किस सदस्य का बयान स्ट्रोक से पीड़ित मरीज की देखभाल के संबंध में आगे की शिक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है? देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 आपके सामने ये बयान दिए जाएंगे। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बयान सही है उस व्यक्ति का जो कि स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करेगा। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बिकॉज ऑफ द विजुअल डेफिसिट ऑन द अफेक्टेड साइड, I will approach my spouse from the unaffected side. प्रभावित पक्ष की दृष्टि संबंधी कमी के कारण मैं अनअफेक्टेड साइड से अपने जीवन साथी से संपर्क करूंगा। सेकेंड स्टेटमेंट, I will encourage my spouse who has one-sided weakness to dress the stronger side of the body first. मैं अपने जीवन साथी को जिसमें एकाग्रता एक तरफा कमजोरी है, शरीर के मजबूत हिस्से को पहले तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। तीसरा पॉइंट है, आई विल मिनिमाइज एनी बैकग्राउंड नॉइज व्हेन टॉकिंग टू माय स्पाउस ड्यू टू द डायग्नोस्ड रिसेप्टिव अफेसिया। फोर्थ स्टेटमेंट है, आई विल रिमाइंड माय स्पाउस हु निग्लेक्ट्स वन साइड टू टर्न द हेड टू प्रॉपरली सर्वे द सराउंडिंग्स। फिफ्थ, आई शुड एक्सपेक्ट माय स्पाउस टू एक्सपीरियंस सीवियर कॉग्निटिव डेफिसिट ड्यू टू द स्ट्रोक। इसमें आपने देखा कि 5 ये बयान हैं। ये बयान उस व्यक्ति के हैं जो कि स्ट्रोक से पीड़ित मरीज की देखभाल करेगा। अब आपको ऐसा बताना है कि इन बयानों में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है मरीज के साथी का जो ये बताता है कि अभी उसको और सीखने की जरूरत है और कुछ बताने की जरूरत है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, ये बताते हैं कि इसमें पहला, दूसरा, 5वां सही है, बी है दूसरा और 5वां सही है, सी है कि 1 2 3 4 सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो एक बार पुनः देखेंगे क्वेश्चन को इस प्रकार से। यदि देखते हैं, ये क्वेश्चन है स्ट्रोक से पीड़ित मरीज के फैमिली मेंबर से उसके बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो फैमिली मेंबर है उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो स्ट्रोक वाले पेशेंट की कैसे देखभाल करेगा घर में। तो वही उससे संबंधित बयान इसने 5 बयान दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक पर चलेंगे। तो पहला है, बिकॉज ऑफ द विजुअल डेफिसिट ऑन द अफेक्टेड साइड, आई विल अप्रोच माई स्पाउस फ्रॉम द अनअफेक्टेड साइड। तो जो भी इसमें होता क्या है कि जिस साइड से जो मरीज है वो देख नहीं पा रहा है, तो मैं कैसे संपर्क करूंगा? तो मैं उससे संपर्क करूंगा उसके अनअफेक्टेड साइड से। मींस जो उसका सही हो, हेल्दी हो। जैसे एक हाथ उसका काम नहीं कर रहा है, उसके हाथ में संवेदना नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको दूसरे हाथ से उसको टच करना पड़ेगा, तभी उसमें संवेदना आएगी। तो ये बयान उसका सही है कि जैसे कि उनमें आपस में कम्युनिकेशन होना हो, तो क्या होगा कि जो अनअफेक्टेड साइट है उससे संवेदना या उससे वो अपना कांटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये बयान व्यक्ति का सही है। दूसरा, आई विल एनकरेज माई स्पाउस हु हैज वन साइडेड वीकनेस टू ड्रेस द स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ द बॉडी फर्स्ट।
तो जो भी स्ट्रोंगर साइड है उसको पहले ड्रेस करेंगे, जबकि जो वीकर साइड है उसको बाद में ड्रेस करेंगे। देखिए ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब भी किसी को ड्रेस अप करना हो तो जो स्ट्रोक से पीड़ित मरीज हो, जो उसकी वीक साइड हो, पहले वो तैयार करते हैं। उसके बाद वीक साइड जब तैयार हो जाती है, वीक साइड में जब वो कपड़े पहन लेता है, उसके बाद उसके दूसरे साइड में जो स्ट्रोंगर साइड है उसको तैयार करते हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है, ये जो बयान है, ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रोक से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको तैयार करते समय, ड्रेसिंग करते समय, ड्रेसअप करते समय जो उसका वीक साइड है उससे शुरुआत करनी है और आपको फिर स्ट्रोंगर साइड की तरफ जाना है। तो ये आपका क्या है, गलत है। हम लोगों को क्या करना है, इसमें गलत ऑप्शन ही देखना था। तीसरा ऑप्शन है इसमें, आई विल मिनिमाइज एनी बैकग्राउंड नॉइज व्हेन टॉकिंग टू माय स्पाउस ड्यू टू द डायग्नोस्ड रिसेप्टिव अफेसिया। देखिए क्या है कि स्ट्रोक का मरीज है हमारा, किसी का साथी स्ट्रोक का मरीज से पीड़ित जब हो जाता है तो उससे बात करते समय क्या होना चाहिए कि बैकग्राउंड जो नॉइज है वो कम होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, जिससे कि आपस में एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी प्रकार से हो सके। तो इसलिए ये भी बयान जो है देखभाल करने वाले व्यक्ति का बिल्कुल सही है, जो कि स्ट्रोक वाले पीड़ित मरीज की देखभाल करेगा। ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाता है। अब चौथे ऑप्शन पर चलते, चौथे बयान पर चलते हैं। I will remind my spouse who neglects one side to turn the head to properly survey the surroundings। देखिए होता क्या है, स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति है तो यदि वो एक ही तरफ देखे जा रहा है तो जो उसका साथी है, जीवन साथी है, वो क्या करेगा, उसको चारों तरफ देखने के लिए क्या करेगा, रिमाइंड करेगा, उसको याद दिलाएगा कि आप अपने चारों तरफ भी देखें, इससे कि उसको प्रॉपर वे में उसके जो सराउंडिंग्स है उसको वो देख सके। तो ये भी बयान इसमें सही है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। आई शुड एक्सपेक्ट माई स्पाउस टू एक्सपीरियंस सीवियर कॉग्निटिव डेफिसिट्स ड्यू टू दी स्ट्रोक। तो ये बयान भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है एक्सपीरियंस सीवियर कॉग्निटिव डेफिसिट। कॉग्निटिव डेफिसिट का मतलब उसको संज्ञानात्मक कमी की बहुत ज्यादा इसमें कमी आ गई है, अनुभव हो रहा है। ऐसा इसमें नहीं होता है, इतने भी सीवियर कॉग्निटिव इफेक्ट ना हो पाता है कि वो लेटा है कि उठ रहा है कि चल रहा है, उसको हल्की तो संज्ञानात्मक ज्ञान होता है इसका, इसलिए पांचवा भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। फैमिली मेंबर्स हु विल प्रोवाइड केयर टू अ क्लाइंट हु एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रोक विल रिक्वायर स्पेसिफिक एजुकेशन प्रियर टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने से पहले जो स्ट्रोक का मरीज है उसके साथ वाले व्यक्ति को जो उसकी केयर करेगा, उसका जो फैमिली मेंबर होगा, उसको एक स्पेसिफिक एजुकेशन की आवश्यकता होती है। द नर्स इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन मेथड्स टू इंप्रूव यूनिलैटरल वीकनेस अप्लाइंग क्लॉथिंग टू द अफेक्टेड साइड फर्स्ट। तो होता क्या है, जो भी स्ट्रोक से अफेक्टेड साइड फर्स्ट अफेक्टेड साइड है उसको पहले कपड़े पहनाना चाहिए, उसके बाद में जो स्ट्रोंगर साइड है उसको कपड़े पहनना चाहिए। इन एडिशन टू मेथड्स टू इंप्रूव विजुअल परसेप्शन, स्कैनिंग द इन्वायरमेंट, turning head to affected side. In addition, behavioral changes should also be addressed. Clients who experience a right-sided brain injury or stroke tend to experience impulsivity and are unaware that their actions can impact safety. Therefore, the nurse teaches the client's family to expect emotional liability and lack of inhibitions in order to enhance coping and reduce frustrations. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक है एडिनोवायरस, राइबोवायरस, रोटावायरस, राइनोवायरस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोटावायरस। रोटावायरस इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल stomach and intestine infection that mostly affects children. While the disease used to happen more often, rotavirus vaccines have kept many kids healthy. For those who do get infected, rotavirus can cause severe diarrhea and vomiting. This can lead to dehydration, so make sure to keep your children hydrated. तो ये रोटावायरस के कारण सबसे जो दस्त का कारण होता है बच्चों में, सबसे अधिक रोटावायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following congenital heart disorders is classified as cyanotic? निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ए पल्मोनिक स्टीनोसिस, बी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, सी एओर्टिक स्टीनोसिस, डी कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। Tetralogy of Fallot (TOF) is a congenital heart defect (CHD) that occurs when a baby's heart does not develop properly during pregnancy. It is made up of 4 heart and blood vessels defects that changes the way blood flows through the heart and lungs, making it difficult for the heart so to send enough oxygen to the body. तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है जिसमें हार्ट प्रॉपरली जो ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी में नहीं भेज पाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आ होल इन द वॉल बिटवीन द हार्ट्स 2 लोअर चेंबर, इसके 2 लोअर चेंबर के बीच में एक होल हो जाता है। अ नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वाल्व एंड मेन पल्मोनरी आर्टरी एंड एनलार्ज एओर्टिक वाल्व a thicker than normal muscular valve of the lower right chamber of the heart। इससे संबंधित जो और भी एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। ये हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का बच्चे का एक ये हार्ट है। इसमें देखेंगे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी गई है। ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाएगी और वहां से शुद्ध ब्लड वापस आएगा। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में के द्वारा पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहां पर यदि देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स में जा रही है इसके बीच में यहाँ पर क्या है, ये आउटफ्लो हो गया है। इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ओपनिंग बिटवीन वेंट्रिकल्स, तो ये जो वेंट्रिकल्स के बीच में एक ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर ये जो ब्लड है प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड हल्का सा यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसके कारण इसको साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का नीला कलर का हो जाता है ब्लड। तो इस प्रकार ये रेड है, ऑक्सीजन रिच है और ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, ये जाता है लंग्स में। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें हल्का सा ये मिक्सिंग के कारण पूरी तरह से अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं बन पाया। यही कारण होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हार्मोन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन? मासिक धर्म चक्र में किस हार्मोन की कमी मासिक धर्म का कारण बनती है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में देखेंगे। इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल अ डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉजेस मेंस्ट्रुएशन। दी ओवरीज प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद ओवरीज से प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है। एंड द कार्पस ल्यूटियम रिलीजेस इट इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम हाइपोथैलेमस। कार्पस ल्यूटियम इसको क्या करती है, निकालने का काम करती है प्रोजेस्टेरॉन को। कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी ग्रंथि होती है जो कि हर माह बनती है और ये जब इसको हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिल जाते हैं तब ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरॉन्स मेन रोल इज टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी बाय थिकनिंग द यूट्राइन लाइनिंग एंड कॉजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स डिक्रीज which causes the endometrium to disintegrate and menstruation to begin। यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है जिससे कि एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स अबाउट 2 वीक्स। इस प्रोसेस में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है फ्रॉम ओव्यूलेशन अंटिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। The pituitary gland produces luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH, which promote ovulation and stimulate the ovaries to produce estrogen and progesterone। यहाँ पर देख सकते हैं हम किस प्रकार से एंडोमेट्रियम की, यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम है तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की ये
तीन फेजेस होती हैं। पहली फेज को देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करके देखेंगे। पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज है, दूसरी प्रोलिफरेटिव फेज है और तीसरी सीक्रेटरी फेज है। यहाँ पर इसकी जो सीक्रेटरी फेज होती है इसमें प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन ही है जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रोवाइड केयर फॉर अ क्लाइंट who is hospitalized for excessive fluid build up around the heart. The client is being discharged home on the following medications: aspirin 81 mg/PO, atenolol 50 mg/PO, torsemide 10 mg/PO twice a day, and lisinopril 20 mg/PO. Which potential side effect from the above medications should the nurse teach the client requires priority notification to the healthcare provider? नर्स एक ऐसे मरीज की देखभाल करती है जो हृदय के आसपास अत्यधिक तरल पदार्थ जमा होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। इस मरीज को निम्नलिखित दवाओं पर घर भेज दिया जा रहा है: एस्पिरिन 81 mg/PO, एटिनोलॉल 50 mg/PO, टॉर्सेमाइड 10 mg/PO दिन में 2 बार और लिसिनोप्रिल 20 mg/PO। नर्स को उपरोक्त दवाओं के किस संभावित दुष्प्रभाव के बारे में मरीज को बताना चाहिए जिससे मरीज के HCP मींस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सूचित किया जा सके? देखिए, अब इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि हार्ट के चारों ओर जब एक फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, हार्ट के चारों ओर फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, तो इस फ्लूइड को बिल्डअप को कम करने के लिए कुछ दवाएं इस मरीज को दी गई हैं। उन दवाओं में एस्पिरिन है, एटिनोलॉल है, टॉर्सेमाइड है और लिसिनोप्रिल है और इस मरीज को घर भेज दिया जा रहा है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी इन दवाओं के होते हैं। अब ये बताना है कि इसमें से जो प्रॉपर साइड इफेक्ट हैं जिससे कि उसके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको सूचित किया जा सके। पहला है एकाई मसल्स एट नाइट, रात में मांसपेशियों में दर्द होना। बी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सी, एकाइमोसिस ऑफ आर्म्स एंड हैंड्स। डी, हार्ट रेट कंसिस्टेंटली 60 to 68 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे मरीज के जब HCP को सूचित करें तो इनमें बताना होगा कि किस प्रकार का उसको साइड इफेक्ट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्सेमाइड है ये एक लूप डायूरेटिक होता है और ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, इन लूप डायूरेटिक्स का काम क्या होता है कि ये पोटेशियम को शरीर से बाहर निकाल देते हैं ज्यादा यूरिन के रूप में। जब पोटेशियम बाहर निकल जाएगा तो होता क्या है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी जिसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। अब जब पोटेशियम का लेवल शरीर में कम हो जाता है तो मांसपेशियों में व्यक्ति के दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो साइड इफेक्ट होगा एकाई मसल्स एट नाइट, रात में मांसपेशियों में दर्द होना। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पढ़ते हैं। हाइपोकैलेमिया which may manifest as muscle aches and cramping is associated with loop diuretics जैसे कि टॉर्सेमाइड। If the hypokalemia worsens, the client is at risk for cardiac dysarrhythmia। अब होता क्या है, जब हाइपोकैलेमिया वर्सन हो जाए, जब पोटेशियम की मात्रा कुछ ज्यादा ही कम हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, कार्डियक अरिथमिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कार्डियक डिसएरिथमिया व्यक्ति को हो जाएगा। Therefore, this finding requires priority notification to the HCP। इसीलिए इससे संबंधित सूचना पहले ही डॉक्टर को दे देनी चाहिए। अब इससे संबंधित और देखते हैं कि जब भी इस प्रकार के लूप डायूरेटिक्स व्यक्ति को देने हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, इसमें फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन में यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले लूप होता है। तो यहाँ पे ये लूप डायूरेटिक्स करता क्या है कि सोडियम को अंदर कर लेगा और पोटेशियम को नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से पोटेशियम यूरिन में लगातार एक्सक्रीट होता रहेगा। तो पोटेशियम जब एक्सक्रीट होता रहता है तो इसके कारण इसमें क्या हो जाएगी, शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाएगी जिसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे, जो आगे चल करके हार्ट पर बुरा असर कर सकती है और कार्डियक डिसएरिथमिया का कारण बनेगी। एट द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द किडनी दे आर प्राइमरीली प्रेस्क्राइब टू ट्रीट हाइपरटेंशन। जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं इनका जो रोल होता है, इनको ट्रीट करने का, हाइपरटेंशन का इलाज में इनका रोल किया जाता है। एंड एडिमा दैट मे बी कॉज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इतने इसके कारण होते हैं कि हाइपरटेंशन और एडिमा को कम करने में लूप डायूरेटिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इससे पोटेशियम की कमी होती है। पोटेशियम की कमी हो, इस कमी ना हो, कमी से कोई प्रॉब्लम ना हो
तो ये बेटर है कि पोटेशियम सप्लीमेंटेशन के साथ ही इन दवाओं को दिया जाए। Electrolyte abnormalities are common for clients who are prescribed diuretics in the treatment of cardiovascular disease processes. Loop diuretics are potassium wasting, therefore hypokalemia often results if this medication is administered without potassium supplementation. तो इसलिए यदि बिना पोटेशियम सप्लीमेंटेशन के इस प्रकार के डायरेटिक्स को दिया जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही। सिम्टम्स इंडिकेटिव ऑफ हाइपोकैलेमिया इंक्लूड द फॉलोइंग: मसल एक्स एंड क्रैम्पिंग, मसल में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ऐंठन होगी, वीकनेस आएगी एंड कार्डियक डिसएरिथमिया की प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए इनको क्या करना चाहिए, लूप डायरेटिक्स को हमेशा ये कंडीशन देखकर, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसमें पोटेशियम सप्लीमेंटेशन के रूप भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse prepares to administer a prescribed dose of intravenous furosemide to a client. Which adverse effect is avoided by administering the prescribed diuretic over 60 minutes? नर्स एक ग्राहक को अंतःशिरा आईवी फ्यूरोसेमाइड की एक निर्धारित खुराक देने की तैयारी करती है। 60 मिनट से अधिक समय तक निर्धारित मूत्रवर्धक देने से किस प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है? ए. ब्रेडिपनिया, बी. हाइपोनेट्रीमिया, सी. हाइपोवॉलेमिया, डी. हाइपोकैलेमिया, ई. टेनाइटिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, टेनाइटिस। अब ये ऐसा क्यों होता है कि फ्यूरोसेमाइड को 60 मिनट से अधिक समय तक आईवी देना चाहिए, मींस इसको स्लोली आपको देना है, स्लोली आईवी के रूप में देना है। ऐसा क्या होता है, सम ऑफ द डायरेटिक्स आर ऑटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज, तो ये ऑटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज के कारण होता है जिससे कि टेनाइटिस की कंडीशन हो जाती है। These medications include furosemide and torsemide and can cause ringing in the ear. तो कान बजना, ringing in the ears, इसको कहते हैं हम लोग टेनाइटिस और hearing loss. Furosemide is a loop diuretic which can be given by mouth or IV. ये जो फ्यूरोसेमाइड होता है एक लूप डायरेटिक होता है, इसको ओरली भी दे सकते हैं और आईवी भी दिया जा सकता है। When the medication is prescribed IV, it should always be given slowly to help रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी। तो जब भी इसको आईवी दे तो क्या दें, स्लोली दें, जिससे कि ऑटोटॉक्सिसिटी से बचा जा सके। अ कॉमन सिम्टम ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी इज टेनाइटिस। व्हेन डोजेस आर ओवर 120 mg, फ्यूरोसेमाइड शुड नॉट बी गिवन फास्टर देन 4 mg पर मिनट। तो कभी भी इसको 4 mg प्रति मिनट से अधिक नहीं देना चाहिए। अब इसमें कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए थे, उनके संबंध में क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। ब्रेडिपनिया इज नॉट एन एक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड का ऐसा आईवी देने से ब्रेडिपनिया नहीं होता है, ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट ब्रेडिपनिया में नहीं देखने को मिलता है। हाइपोनेट्रीमिया इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग फ्यूरोसेमाइड टू क्विकली। While diuretic therapy can cause this electrolyte imbalance, the rate of medication administration is not related to this finding. Hyponatremia adverse effect भी फ्यूरोसेमाइड में इतने आसानी से देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिया। Hypovolemia is not an adverse effect related to the rate of administration for IV furosemide. Hypokalemia. While electrolyte imbalance can occur due to diuretic therapy, this is not an adverse effect that can be avoided based on the rate of IV administration of furosemide. Next question. हिस्टामिन के क्या क्या कार्य होते हैं? ए. रक्त वाहिनियों को फैलाना, ऐच्छिक मांसपेशियों को सिकोड़ना या संकुचन करना, सी. रक्त वाहिनियों की पारगम्यता बढ़ाना, डी. ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। हिस्टामिन ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में एलर्जी पैदा करते हैं। हिस्टामिन शरीर की सभी कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जब कोई खाना या दवा के कारण हिस्टामिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करता है तो इससे एलर्जी पैदा होती है, जिसके कारण सूजन, लाल चकत्ते और आंखों में पानी आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से किस बीमारी की वजह से आंतों से पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है? ए जॉन्डिस, बी अल्सरेटिव कोलाइटिस, सी प्लूरल इफ्यूजन, डी प्रीक्लैम्सिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक पुरानी सूजन, आंत्र रोग, आईबीडी, इंटेस्टाइनल बिलियरी डिजीज है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली की असमानताएं प्रक्रियाएं बड़ी आंत की आंतरिक परत पर सूजन और अल्सर का कारण बनती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? इसमें जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है, सूजन आती है और अल्सर हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, लेकिन 15 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों में इस बीमारी के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि यह देखने को मिलता है कि जो पोषक तत्व हैं जो खाने के साथ जा रहे हैं उनका आंतें ठीक प्रकार से अवशोषण या एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले किस हार्मोन के अधिक निकलने से गैलेक्टोरिया एवं एमेनोरिया हो जाता है? ए एससीजी, बी प्रोलैक्टिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी एलएच। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। देखिए, जब प्रोलैक्टिन अधिक निकलने लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड से तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कहते हैं हम गैलेक्टोरिया और एमेनोरिया। गैलेक्टोरिया मीन्स होता है जब प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो मदर है यदि उसके अतिरिक्त एक नॉर्मल कंडीशन में भी जब मिल्क की मात्रा ब्रेस्ट में बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं गैलेक्टोरिया। और एमेनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ एमसी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के अतिरिक्त स्तन में मिल्क प्रोडक्शन या असामान्य एवं अत्यधिक दुग्ध स्रवण गैलेक्टोरिया कहलाता है। मासिक धर्म कम या उसकी अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? एमेनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना आधार वाले अवशिष्ट संक्रामक अवशिष्ट किस में संग्रहित किए जाते हैं? ए येलो डस्टबिन, बी रेड डस्टबिन, सी ब्लैक डस्टबिन, डी व्हाइट डस्टबिन। तो बिना आधार वाले जो भी इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं उनको रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड किया जाता है या स्टोर किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेड डस्टबिन।